काली बहू का पति लाया अंग्रेजन सौतन। सुखदास और कौशल्या हाल ही में अपने बेटे विवेक की शादी काजल नाम की एक लड़की से करा देते हैं, जिसकी सूरत अमावस की रात की जैसी काली थी। पर उसका व्यवहार और सादगी देखकर सास ससुर अपने बेटे के लिए उसे चुन लेते हैं। शादी के कुछ ही दिनों में काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है, लेकिन विवेक को काजल फूटी कौड़ी तक पसंद नहीं आती। काजल उसके लिए सुबह का नाश्ता बनाकर देती है तो वो कहता है, क्या ये सब? हाँ? क्या मैंने तुमसे खाना मांगा जो तुम मुझे सुबह सुबह खाना दे रही हो? हाँ? तुम्हारे हाथ का मुझे कुछ नहीं खाना है, ऐसा समझ में? मम्मी पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कराई है। मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करता। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता तुम्हारे काले मुंह की वजह से। मेरे ऑफिस के लोग, मेरे कलीग सब मेरा मजाक बनाएंगे, पर यह बात मम्मी पापा को समझ में कहाँ आती है। विवेक की यह बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अजी माना की रंगत काली है, लेकिन मेरा दिल तो बहुत अच्छा है। विवेक जी, आप एक बार मुझसे बात तो कीजिए। और ये भी नहीं, अगर आपको मुझसे परेशानी है तो कम से कम खाने पर तो गुस्सा मत कीजिए। खाना तो आप खा ही सकते हैं ना। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, खाना तो खा ले। मुझे कोई खाना नहीं खाना इस काली लड़की के हाथ का। खबरदार विवेक, जो तूने बहू को दोबारा इस जुबान में बात की तो तुझे कितने प्यार से खाना दे रही है और तू अपनी ही अकड़ में है। तेरी शादी काजल से हो चुकी है, अब वही तेरी पत्नी है। जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जा, क्योंकि ये उतना ही अच्छा होगा। देखा माँ, पिताजी कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जानती हैं ना कि मैं कैसा हूं, फिर भी आपने मेरी शादी काली लड़की से करा दी। ये कहते ही विवेक खाने पर से उठकर ऑफिस चला जाता है। अरे सुन तो सही बेटा, बहू, उसकी बात का बुरा मत मान। थोड़े दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगा तो खुद ही बोलने लगेगा। माँ जी, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्होंने मेरे हाथ का खाना तक नहीं चखा। बहू, तू इस नालायक की चिंता मत कर। जब भूख लगेगी तो तेरे हाथ का भी खाना खाएगा। अरे बहू, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे जरा और तो परोस दे बेटा। और मुझे भी। तभी काजल दोनों को खाना परोस देती है, जिसे खाकर वो उसकी तारीफ करके शगुन देते हैं। शुक्रिया मम्मी जी, पापा जी। वक्त गुजरता है, काजल घर के कामों में उलझ जाती है और वहीं विवेक बाहर दूसरी लड़कियों में बिजी रहता था। फिर एक बार उसकी मुलाकात स्टेला से हुई, जो कि एक विदेशी लड़की थी। दरअसल स्टेला उससे एड्रेस पूछ रही थी, जिसका उसने पता बताया। फिर दोबारा स्टेला की मुलाकात विवेक से हुई तो दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से बाहर अक्सर मिला करते थे। तभी सुबह के समय जल्दबाजी में विवेक की शर्ट का बटन टूट जाता है। घर में कोई और नहीं था तो मुंह बनाकर विवेक कहता है, ओह गॉड, मुझे बहुत लेट हो रहा है। स्टेला मेरे लिए वेट कर रही होगी और इस शर्ट का बटन टूट गया है। ये उसकी फेवरेट शर्ट है और उस काली के अलावा ये कोई काम कर नहीं सकता है। लगता है मुझे उससे मदद मांगनी पड़ेगी। काजल, जरा इधर आना, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। उसकी आवाज सुनकर काजल कमरे में आ जाती है और मन ही मन में कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे बुलाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ विवेक जी, कहिए, कुछ काम है आपको? हाँ, ये शर्ट मुझे पहनकर जानी है, इसका बटन टूट गया है, जरा जल्दी लगा दो। और हाँ, जल्दी करना, वक्त नहीं है मेरे पास। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लगाती हूँ। तभी काजल उसके करीब जाकर सुई धागे से उसकी कमीज की बटन लगा देती है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। हो गया जी। थैंक्स, अब जा रहा हूँ मैं। ये कहकर विवेक कार लेकर निकल जाता है। वही काजल कहती है, लगता है अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अब तो विवेक मेरा खाना भी खा लेते हैं और मुझसे मदद भी मांग लेते हैं। काजल अपने भ्रम में जी रही थी। वहीं विवेक स्टेला के सामने गाड़ी रोक देता है। ओह माय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? सॉरी, मैंने तुम्हें थोड़ा लेट करा दिया। डोंट वरी माय बेबी। तभी दोनों कार में बैठकर डिनर के लिए चले जाते हैं, जहां दोनों कैंडल लाइट डिनर करने के बाद कपल डांस करते हैं और वेट्रेस उनके लिए गिटार बजाते हैं। तुम्हें ये पसंद तो आया ना? या बेबी, आई लव दिस। अब तुम ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? Can't wait for this moment. जब तुम बोलोगे मैं शादी कर लूंगा। चलो कल मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलता हूँ। यू नो वॉट, मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी एक काली लड़की से करा दी है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कितनी ब्यूटीफुल और गोरी हो, इंटेलिजेंट भी हो। तुम्हारे कपड़े, ओह गॉड, आई लव दिस। तुम मेरे लिए डायमंड रिंग नहीं लाए ना? तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हो रही, पर
तुम्हारी निशानी तो होती। तुम भी ना मुझे भुलक्कर समझती हो। ये देखो, हाथ आगे करो। तभी विवेक उसे घुटनों के बल बैठकर डायमंड रिंग पहनाता है और अगले दिन उससे शादी करके घर ले आता है। दरवाजे पर दस्तक होते ही कौशल्या और काजल वहां आते हैं। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तूने क्या किया? तूने दूसरी शादी कर ली है, वो भी एक अंग्रेजन से। कुछ शर्म हया बची है तुझमें या नहीं? विवेक जी, मुझे लगा हमारा रिश्ता सुधर रहा है, पर आप तो मेरी अंग्रेजी सौतन ले आए। तुम हो ही इतनी काली कलूटन कि तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया और उसने मुझसे शादी कर ली। मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और ये मुझसे प्यार करता है। हाँ, वो भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वाह बेटा, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। बहुत खूब। काजल बहू ही हमारी बहू रहेगी, भले ही वो कैसी भी हो। चल बहू। ये कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन काजल सास ससुर को खाना परोस रही थी। तभी स्टेला छोटे कपड़े पहनकर विवेक के साथ वहां आ जाती है। उसके कपड़े देखकर कौशल्या कहती है, हाय हाय, शर्म नहीं आती? इतने छोटे कपड़े पहनकर यहाँ बड़े बूढ़ों के सामने आ गई हो। माँ, उसे कुछ मत बोलो। बाहर विदेश में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। यस, आपको कोई हक नहीं है मुझे ऐसे कहने का। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अंडरस्टूड मदर इन लॉ? घोर कलयुग आ गया है बेटा। अरे, हमारे हिस्से का खाना कहाँ गया? आपको तो मैं पसंद नहीं हूँ ना, मेरा बनाया हुआ खाना, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए बनाया ही नहीं है। अपनी पत्नी से ही बनवा लीजिए। व्हाट? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो यहाँ काम करूँ। But Stella, now you're my wife. You have to do this for me. No विवेक, I can't. I'm not a maid. ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो। Okay. तभी वो अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ खाना ऑर्डर करके वो खाना खाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। स्टेला सिर्फ उससे पैसे खर्च करवाती थी, कभी शॉपिंग में तो कभी ऑनलाइन खाने में। उसकी सेविंग्स को भी स्टेला बर्बाद कर देती है। इतना ही नहीं, वो विवेक और उसकी फैमिली के साथ बुरा बर्ताव भी करती है। तभी सुबह विवेक स्टेला से कहता है, स्टेला, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी बॉडी पर दवाई लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मुझे नौकरानी क्यों समझते हो। तबीयत ठीक नहीं है तो जस्ट खो ना, डॉक्टर के पास जाओ, मुझे नहीं करना। स्टेला, तुम बदल गई हो, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। करवा लो अपनी खाली बीवी से। ये सब काजल को देखकर बहुत दुख होता है। पता नहीं कैसी है ये अंग्रेजी सौतन, जिसे अपने पति की भी कदर नहीं है। काश मैं उनकी मदद कर पाती। तभी उसके जाते ही काजल कहती है, मैं लगा दूं? लगा दो। तभी काजल उसके पीठ पर दवाई लगाती है और विवेक कहता है, काजल, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता हूँ, फिर भी तुम मेरी चिंता करती हो। कैसे कर लेती हो? आपसे शादी की है तो बस अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, पर वो अंग्रेजन आपकी इतनी सेवा कहाँ करती है। वो तो आपको खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती है। तभी विवेक के फोन पर साहिल का कॉल आता है, जो कि स्टेला का सच बताता है। यह सुनकर विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया मेरे भाई, फिलहाल मुझे उससे निपटना है। तभी विवेक गुस्से में स्टेला के पास जाकर एक चाटा मारता है और वो कहती है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। तुम एक फ्रॉड लड़की हो, जो मेरी तरह इंडियन लड़कों को फंसाकर पैसे लूट लेती हो। इसलिए तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। ओह, तो तुम्हें मेरा सच पता चल गया। ग्रेट। तू मेरे पति को लूटने आई थी। चल निकल जा यहाँ से। अब तो मेरे पति को भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। बहुत लूट कर खा चुकी है तू इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। शादी हुई है मेरी, तो तैयार हो जा। इस काली के चप्पल से तू पिटेगी या पुलिस स्टेशन जाकर रोएगी। व्हाट व्हाट व्हाट? नो नो नो, ऐसा मत करना। मैं जा रही हूँ, मुझे आप सब माफ कर दीजिए। ये कहकर स्टेला वहां से अपना बैग लेकर निकल जाती है। वहीं विवेक भी अपनी पत्नी से माफी मांगकर उसके साथ खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपका लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद आप अपने काम पर निकल जाइएगा। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ,
आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है और तुम तो जानती हो अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ओहो, आप और आपकी ऑफिस की मीटिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। वैसे लो, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, ले जाओ। अपनी सास और ससुर का ऐसा प्यार देखकर उनकी तीनों बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो जरा, माँ और बाबूजी का प्यार कितना अनोखा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे सास ससुर की जोड़ी ही अनोखी है। पिताजी सबको बहुत प्यार करते हैं। अरे ये पिताजी का प्यार ही तो है जो हम सभी को जोड़े रखता है। अच्छा चलो, अब छोड़ो और घर का काम कर लो, क्योंकि अगर माँ जी हमें इस तरह बातें करते हुए देखेंगे तो वे खूब डांट लगाएंगे। वह तीनों घर की साफ सफाई और घर के कामों में लग जाती हैं। वहीं संजीत भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को हेमा अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम का ये वक्त हो गया है। आज से पहले संजीत जी को कभी भी आने में देरी नहीं हुई, फिर आज वो कैसे लेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हेमा घर के दरवाजे के पास यहाँ से वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसके टेलीफोन पर एक कॉल आती है। हे भगवान जी, एक तो संजीत जी अभी तक आए नहीं है, ऊपर से ये फोन भी बज रहा है। जरा जाकर देखो तो सही, आखिर कौन कॉल कर रहा है। हेमा जैसे ही फोन उठाती है, फोन के दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स हेमा से कहती है, क्या मेरी बात संजीत जी के घर से हो रही है? हाँ कहिए, आपकी बात संजीत जी के घर से ही हो रही है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है ये सब कहना। दरअसल बात यह है कि आपके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप हॉस्पिटल से आकर उनकी डेड बॉडी ले जाइएगा। नर्स के मुंह से ये बात सुनते ही हेमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसकी बहू उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बताओ तो माँ जी, आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, आप हमें बताती क्यों नहीं? आपके रोने का कारण क्या है? हमसे और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ माँ जी, आखिर क्या हुआ? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये सुनते ही हेमा की तीनों बहुएं रोने लगती हैं, जिसके बाद हेमा के तीनों बेटे हॉस्पिटल से जाकर अपने पिताजी की डेड बॉडी घर ले आते हैं और सभी लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन संजीत के मरने के बाद बेचारी हेमा विधवा हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं उसके ऊपर रोजाना अत्याचार करने लगती हैं। अरे माँ जी, जब देखो आप घर पर पड़ी रहती हो, आपको कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, काम करो, सबसे पहले जाकर आप कपड़े धो लो। हाँ, कपड़े धोने के बाद हम सभी के लिए नाश्ता भी बना लेना। उसकी तीनों बहू उसके ऊपर सुबह शाम हुक्म चलाने लगती है। हाँ, बेचारी हेमा विधवा थी और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी बहुओं के अत्याचार सहने पड़ते हैं। एक दिन बेचारी सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर आराम कर रही होती है, जिसके चलते उसकी तीनों बहू आपस में बात करने लगती हैं। देखा बहनों, जब देखो हमारी सास कमरे में आराम करती रहती है, इन्हें तो घर की कोई काम दिखाई ही नहीं देता। अरे इतने सालों तक हमसे इन्होंने काम करवाया, अब हमारी बारी है। ये मेरे से बचने वाली नहीं है। आज मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। आज पता चलेगा कि जब एक बहू अपनी सास के ऊपर अत्याचार करती है तो कैसा लगता है। तो देरी किस बात की, चलो अब हमें अपनी सास के पास चलना चाहिए ताकि उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। हेमा की तीनों बहू उसके कमरे में आ जाती हैं और उससे कहती हैं, जरा देखो तो बेशर्म की तरह कैसे सो रही है। इसे तो जरा भी परवाह नहीं है कि हमारे घर में कोई काम नहीं हुआ है। अरे हम क्या इसकी नौकरानी थी जो दिन भर इसके लिए काम किया करती थी? बहुत हुआ ये सब ड्रामे, इस घर में नहीं चलेंगे। अभी के अभी उठती हो या फिर हम तुम्हें बिस्तर से नीचे गिरा दे। अरे अरे, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। चलो इसकी चादर पकड़कर खींचते हैं। सुनीता अपनी सास के ऊपर से चादर पकड़कर खींच देती है, जिसके बाद बेचारी हेमा की नींद खुल जाती है और वह अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तुम तीनों ही घर के काम कर लो। क्या कहा? काम चोरी करने का भी एक हद होती है। जब देखो काम के लिए कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में पड़ी रहती हो। इस तरह घर में नहीं चलेगा। अभी के अभी उठो और घर के सारे काम करो। यहाँ तुम्हारा पति या तुम्हारा बाप इस घर में लाकर नहीं रख रहा है। अरे हमारे पति मेहनत करके इस घर में लेकर आते हैं और तुमों की मुफ्त की तोड़ती हो। अगर काम नहीं करोगी तो हम तीनों तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अपनी तीनों बहुओं के अत्याचारों को देखकर बेचारी हेमा मजबूर हो जाती है और चुपचाप उठकर घर के कामों में लग जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी
कि वह ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाती। वह रसोई में अपनी तीनों बहुओं के लिए चाय बना रही होती है, लेकिन अचानक से सारा दूध पतीले से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर रूपा गुस्से से अपनी सास से कहती है, हे भगवान, देखो तो सही ये सब क्या चल रहा है। अरे तुम्हें इस घर की बर्बादी करने के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं। रूपा की आवाज सुनते ही सुनीता और पायल भी वहां आ जाती हैं, जिसके चलते उन तीनों को भी बहुत तेज गुस्सा आता है। वह तीनों अपनी ही सास को पकड़ लेती हैं और घसीटते हुए घर से बाहर ले आती हैं। अरे पिताजी तो अब रहे नहीं, तो फिर इनके जीने का फायदा ही क्या है। विधवाओं वाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि ये भगवान को प्यारी हो जाए, जिसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। जाओ पायल, जल्दी से पेट्रोल ले आओ, और रूपा तू रसोई से जाकर माचिस ले आओ। सुनीता की बात सुनते ही रूपा और पायल दोनों ही पेट्रोल और माचिस ले आती हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर हेमा के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती हैं। ये सब देख हेमा अपनी जान की दुहाई मांगते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहुओं, तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे तुम मुझे क्यों जान से मार रही हो। तुम जो कहती हो मैं सब कुछ तो करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे मार रही हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम भी दफा हो, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। तुम ऊपर जाकर अपने पति से मुलाकात करना। सुनीता ऐसा कहकर माचिस जलाती है, लेकिन तभी हेमा के तीनों बेटे वहां आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों हमारी माँ को क्यों मारना चाहती हो? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के ऊपर इतने अत्याचार करने की? मुझे बचा लो बेटा, बेटा मुझे बचा लो, ये तीनों मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे इनसे बचा लो। हेमा अपनी तीनों बहुओं की सच्चाई अपने तीनों बेटों को बताती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों को तलाक दे देते हैं और अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद वह तीनों अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब हेमा अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मनोहर एक गरीब मांझी था, जो नाव खेवकर 2 पैसे कमाता तो कहीं जाकर उसके बाल बच्चों का पेट भर पाता। उसका हर दिन नदी के भीतर ही नाचता था। हर दिन की तरह आज भी मनोहर नदी के किनारे अपनी नाव लिए खड़ा था। हे गंगा मैया, सुबह से सांझ ढल गई, मगर आज मुझ गरीब माझी ने नाव से 1 पैसे की कमाई नहीं की। खैर, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर मनोहर जैसे ही पानी में पतवार के सहारे नाव बढ़ाने लगता है, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो पानी में बहते हुए उसके पास आती है। तकरीबन 3 साल की वह बच्ची पानी में चपाचप हाथ पांव चला रही थी। हे गंगा मैया, ये इतनी मासूम बच्ची को पानी में किसने बहा दिया? ये बच्ची तो रोई जा रही है। लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मनोहर उस बच्ची को अपने साथ घर में ले आता है, जिसे देख सबिता कहती है, अरे ये किसकी बच्ची अपने साथ उठा लाए हो? पहले ही हम गरीब माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालने में कितना दुख उठाना पड़ता है। अरे तो क्या करता, इस छोटी सी बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ा था। अचानक वह बच्ची सबिता का आंचल थाम कर उसे माँ शब्द कहकर पुकारती है, जिससे सबिता का दिल पिघल जाता है। माँ, देखो माँ, इस नन्ही सी मुनिया ने आपको माँ कहकर बुलाया, इसे रख लो माँ, हम चारों भाई बहन इसे अपने हिस्से का खाना मिल बांट कर खाएंगे। तो फिर ठीक है, आज से ये बच्ची हम गरीब माँ बाप की बेटी है और तुम्हारी बहन है। आज से इसका नाम अंशिका है। इस तरह गरीबी से जूझ रहे वो गरीब माँ बाप उस अनजान बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। मनोहर के चारों बच्चे अंशिका का खूब ख्याल रखते हैं। इसी बीच 7 साल बीत गए। अंशिका मेरी प्यारी बहन, आजा, मैं तेरे बाल बना दूं। मगर माँ ने आपको मेरे बाल धोने को कहा था दीदी। अरे क्यों नहीं, हमारी प्यारी परी आज तुझे नदी में नहला कर लाएंगे। दीदी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है पिंटू। इसके बाद बबीता, आरुषि, पिंटू और रचना अंशिका को नदी पर लाती हैं और जैसे ही नदी में उतरते हैं तो अंशिका चीख पड़ती है, आहा, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। अंशिका, तू ठीक तो है? अचानक अंशिका चीखते चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। घर आकर बबीता सारा वाकया अपनी माँ से बताती है। अंशिका, तूने क्या देखा मेरी बच्ची? फिर से वही माँ जो पिछले 5 सालों से देखा है कि मेरी कोई बलि देकर मुझे नदी में बहाना चाहता है, मगर मैं बच गई। आज वो धुंधला धुंधला चेहरा साफ हो गया। ठीक है, फिर चल मेरे साथ बेटी। मनोहर अंशिका को लेकर सीधे पुलिस चौकी ले आता है, जहां पूरी बात जानने के बाद पुलिस उस इंसान का स्केच बनवाती है, जिसमें एक जाना पहचाना सा चेहरा उभर कर आता है। ये तो राज और श्वेता जी हैं।
तो क्या अंशिका मेरी और सबिता की बेटी है? अचानक मनोहर की नजर अंशिका के गले में पहने लॉकेट पर घूमती है, जिसे देख वह गरीब माँ बाप उस बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, जिसके साथ बीते सालों की यादें उनकी आंखों पर झांकने लगती हैं। ये कहानी है जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब पति पत्नी मनोहर और सबिता की, जो अपने 4 बच्चों बबीता, आरुषि, रचना और पिंटू के साथ घनघोर गरीबी में दिन बिता रहे थे। सबिता 5वीं बार गर्भवती थी। खाने के अभाव से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, मानो शरीर पर उबटन चढ़ा हुआ हो। माँ। अरे क्या हुआ सविता, तू ठीक तो है? अजी मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, मंदा मौसी को बुला लाओ। मैं बुला कर लाती हूँ। बबीता भागकर गांव में रहने वाली मंदा, जो कि एक दाई थी, उसे बुला लाती है। कुछ देर बाद सबिता एक और बेटी को जन्म देती है, जिसे देखते ही उनके मन में बंधी बेटे की अभिलाषा की कड़ी टूट जाती है। हे राम, पहले ही हम गरीब माँ बाप के पास 3 बेटियां हैं, अब एक और जन्म गई। सोचा था एक और बेटा हो जाएगा तो मेरे 2 कंधे हो जाएंगे, मगर सारा सोच खाक हो गया। उस 5वें बच्चे के जन्म से जैसे मनोहर के घर पर अंधेरा छा गया था। इसमें दोष मनोहर का भी था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस गरीबी की मार उसके बच्चों के पेट पर पड़े। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और सबिता ने नए सिरे से अपने खोए हुए हिम्मत को खोजना शुरू किया। बबीता के बापू, ऐसे कब तक रहोगे? इस बच्ची का आना भाग्य का लिखा था, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, और फिर कोई नहीं जानता कि कौन क्या भाग्य लेकर आया है। सबिता की बातों में जीवन की छिपी हुई सच्चाई को देखने के बाद मनोहर उस बच्ची से घुलने लगा। समय बीतता गया। इस बीच मुनिया गोदी से उतरकर घुटनों पर चलने लगी और उसके लड़के तभी एक दिन एक अमीर इंसान उनके चौखट पर आता है। वहाँ दरवाजे पर कोई आया है। जी कहिए, किससे मिलना है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? सबिता उन दोनों की अमीर शख्सियत को घूरी रही होती है। राज ने सुंदर सा सूट बूट पहना था, जो काफी महंगा था। वहीं उसकी पत्नी श्वेता ने शिफॉन की सुंदर साड़ी पहनी थी। उसके कानों में सोने की बालियां और हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। वो भीतर आते हैं। मनोहर भी वहीं मौजूद था। देखिए, मुझे आपकी बच्ची चाहिए, बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। राज की बात सुनकर मनोहर और सबिता सन्न पड़ जाते हैं और सबिता झुंझलाकर बोलती है, बस कीजिए, ये कागजी नोट मेरे कलेजे के टुकड़े की बोली नहीं लगा सकते। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। वो रहा दरवाजा, आप जा सकते हैं। सबिता का इनकार सुनकर श्वेता उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ऐसा ना कहो बहन, भगवान ने तुम्हारे भीतर माँ बनने की काबिलियत भरी है, मगर सब कुछ होते हुए भी मुझ बांझ की कोख सूनी है। इस गरीबी में 5-5 बच्चे कैसे पालोगी? तुम ये बच्ची हमें दे दो, हम इससे बेहतर परवरिश देंगे। श्वेता का टूटा मन देखकर मनोहर डबडबाई आंखों से सबिता को देखकर बोल पड़ा, सोच क्या रही हो सविता? हमारी मुनिया इन मेम साहब की बिटिया बनकर राज भोगेगी, वरना हम गरीब माँ बाप के साथ इसका भी पेट भूख की चक्की में हमारे बाकी बच्चों की तरह हर दूसरे दिन पिसता रहेगा। इस तरह अपनी बेटी के बेहतर जीवन के लिए गरीब सबिता अपनी बेटी श्वेता को दे देती है, मगर उसे इस बात की कहां भनक थी कि वह गरीब माँ बाप श्वेता और राज के बुने जाल की गुत्थी में उलझ कर रह जाएंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है इस झूठ की? जब उन्हें हम गरीब की बेटी चाहिए ही नहीं थी तो क्यों ले गए उसे, और फिर नदी में क्यों बहाया? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें वही देंगे। अगले ही पल मनोहर और सबिता श्वेता और राज के घर पहुंचते हैं। उनका घर बहुत बड़ा था। मनोहर के घर में बड़ी खिसियाहट भरी हुई थी। राज साहब, बाहर निकलिए। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ? हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। मनोहर को अपनी बेटी वापस मांगता देखकर राज और श्वेता का चेहरा डर से भर जाता है और उनके लफ्ज लड़खड़ाने लगते हैं। वो यहाँ नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हमारी बेटी को पानी में बहा दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। भले तुम बड़े लोग हो साहब, मगर कानून के हाथ तुमसे भी बड़े हैं। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये सुनकर श्वेता फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, हमने ये सब कुछ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था। हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मैं बांझ हूँ, और ये झूठ सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए बोला था। मैं और राज बहुत खुश थे जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, मगर डॉक्टर का कहना था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। हमने हर हॉस्पिटल के चक्कर काटे, मगर कहीं से कोई नतीजा ना निकला। फिर हमने अपने बच्चे को बचाने के लिए बाबा का सहारा लिया। उन्होंने कहा था कि हमें एक बच्ची की बलि देनी होगी तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, मगर मैं थी तो माना। मैंने मुनिया को पानी में बहा दिया ताकि वह डूबकर मर जाए और बलि की विधि हो जाए, और मेरे हाथ एक नन्ही बच्ची के खून से ना सने, मगर मेरा बच्चा नहीं रहा।
उस गरीब माँ बाप की बेटी को गोद लेने के पीछे छुपा कारण जानकर सविता और मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और सविता कहती है, जी तो करता है कि तुम्हारे फरेब के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर तरस आ रहा है। तुम दोनों ने इंसानियत की शर्मसार कर दिया है। मगर शायद ये सीख थी कि कोई गरीब किसी अमीर को अपना बच्चा नहीं देगा। सविता अपने फटकार भरे शब्दों से श्वेता और राज को आईना दिखा देती है। अपनी बेटी के साथ हुए ऐसे हादसे के बाद मनोहर एड़ी चोटी का जोर लगाकर कड़ी कठोर मेहनत करके अपने घर चलता है, साथ ही अपने बेटे और बेटियों की हर अभिलाषा पूरा करता है। वहीं राज और श्वेता को अपने किए की करनी अपना बच्चा खोकर चुकाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती।